नमस्कार जिंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो आप, मैं या तमाम देशवासी, प्रदेशवासी, दुनिया, अगर अभी से भी हम लोग नहीं संभल करके चले तो भयावह परिणाम का सामना करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं जल संकट की। कंजम्पशन बढ़ रहा है और भूजल खत्म होता जा रहा है। आखिर होगा क्या? ना कोई सरकारें इससे निजात दिला सकती, ना कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो सकता है कि जो कुछ ऐसी स्थितियां बनाए। ये केवल आपके हमारी अवेयरनेस से ही संभव है। पानी को वास्तव में पानी की तरह से यूज करें, अनावश्यक रूप से ना करें। ये बड़ी चिंता का विषय है। जन टीवी आप तक ये बात एक मुहिम लेकर के जा रही है कि पानी के लिए आप जरूर अवेयर रहें। ये हमारे वक्त की डिमांड है और आज अगर हम ये नहीं करेंगे तो कल हम तरस जाएंगे। चलिए, यही आज का हमारा मजमून है और इसी पे लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विधायक रामकेश मीणा जी हमारे साथ हैं, भाजपा की वरिष्ठ नेता शील दाभाई जी हमारे साथ में हैं, समाज सेवी सूरज सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। आप एक बार मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नाम की एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि देश के 21 शहरों को अगले साल 2020 से भयंकर भूजल संकट से गुजरना होगा। इन शहरों में से कई शून्य भूजल स्तर को छू लेंगे। इनका सीधा असर देश के करीब 10 करोड़ लोगों पर होगा। इनमें से 6 करोड़ को पानी की एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जिसमें राजस्थान के 5 और मध्य प्रदेश का 1 शहर समेत दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहर शामिल है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि जल संकट के चलते 2050 तक जीडीपी में 6% में गिरावट आ सकती है। पीएम मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश में इस समस्या का समाधान निकालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सांसद स्थानीय विकास निधि में प्राथमिकता दी। मोदी ने कहा कि देश में 226 जिलों में जल संकट है। मैं सभी को इस दिशा में काम करने के लिए जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। हमें जल संकट को लेकर जागरूकता भी फैलानी होगी ताकि आने वाली पीढ़ी को ऐसी परिस्थितियों से बचाया जा सके। करीब 226 डिस्ट्रिक्ट ऐसे ध्यान में आए हैं जहां पानी के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। किस राज्य में है मेरा विषय नहीं है, पैरामीटर के आधार पर अब मैं सबको मोबिलाइज कर रहा हूं। आपकी भी मदद चाहूंगा कि हम पानी के काम को कैसे बल दें। एमपी लेड फंड में भी प्रायोरिटी पानी को कैसे दें, उन कामों को कैसे दें। एक बार हम इस समस्या से देश को बाहर लाए, क्योंकि पानी की समस्या से देश को बाहर लाना चाहिए और पानी के संबंध में समाज को जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है ताकि भविष्य में नवी आने वाली पीढ़ियों को पानी के संकट से बचाया जाए। नीति आयोग की रिपोर्ट में जिक्र है कि 70% पानी प्रदूषित है। दुनिया के 122 देशों के ग्लोबल वाटर क्वालिटी इंडेक्स में भारत 120वें स्थान पर है। इसी में समझ सकते हैं कि देश के 75% घरों में पीने के साफ पानी की आपूर्ति नहीं होती है। 84% ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में पाइप के जरिए जलापूर्ति की सुविधा नहीं है। रिपोर्ट पर नजर डाले तो 2030 तक पानी की मांग दोगुनी होने से जल संकट बढ़ेगा। 60% राज्यों में पानी की स्थिति खराब बताई गई है। ऐसे में महज साल भर में देश के 10 करोड़ लोग जल संकट का सामना करेंगे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भूगर्भ के जल के लिए विशेष योजनाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मानसून देरी से चल रहा है, जिसकी वजह से दक्षिण के कई राज्य ज्यादा प्रभावित हुए हैं। शेखावत ने भूमिगत जल के ज्यादा दोहन से राजस्थान और महाराष्ट्र पर ज्यादा चिंता जताई है। यदि हम नल पाइप्ड वाटर के हिसाब से चर्चा करें तो केवल 18% कवरेज अभी है। 18% हैबिटेशंस को है, वो भी क्योंकि 18% का फिगर भी शायद हो सकता है कि कहीं ग्राउंड रियलिटीज़ में उसमें कहीं कोई परिवर्तन हो। लेकिन अब इस संकल्प के साथ में काम कर रहे हैं कि हम 2024 तक हर घर के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे और ये हमारी प्राथमिकता है। और इसी दृष्टिकोण से कि हम सारे, जिस तरह से देश की सरकार ने इंटीग्रेशन किया, हम प्रदेशों को भी आह्वान करें कि वो भी इसी तरह का इंटीग्रेशन करें।
जल संचयन को लेकर हम कितने जागरूक हैं, नीति आयोग के आंकड़े साफ बता रहे हैं। हमने सालों से महज औपचारिकता को ओढ़े रखा है और जमीन के सच्चाई से खुद को दूर रखा है। शायद इसलिए जमीन में पानी खत्म हो गया है। एक बार फिर से सरकार जल संचयन को लेकर सक्रिय होने जा रही है। विशेषज्ञों की टीमें बैठेगी और व्याख्यान होंगे और नए मैकेनिज्म पर चर्चा होगी, लेकिन जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा तब तक जल संचयन असंभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। बड़ा चिंता का विषय है ये, और इसी को हमने लिया है कि वास्तव में जनता में एक अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं हमारे साथ सूरज सोनी जी जुड़ गए हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। सूरज जी, पानी एक संकट का विषय है और मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है हमें समझने में, और हम उस मोड़ पे आकर के खड़े हो गए हैं कि अब अंधकार तय है। जिस तरह से 226 जिलों के अंदर देश में पानी का संकट गहराने वाला है, अगले साल तक का पानी नहीं बताया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है। कहा जाता है कि कुछ समय के लिए खाने के बिना रह सकते, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। तो वास्तव में ये चिंता का विषय है। इस पे केवल अब तक चिंता जाहिर की है कि कुछ इंप्लीमेंट भी हो पाया। देखिए योगेंद्र, सबसे बड़ी बात तो ये कि हम किसी भी विषय में तब सोचना शुरू करते हैं जब बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और समस्या हमारे सिर के ऊपर से जा चुकी होती है। तो आप देखिए, पिछले 1.5 दशक से दुनिया भर के वैज्ञानिक, दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिक और जो भूजल क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वे तमाम लोग चेता रहे हैं मानवता को और मानवीय समाज को और पूरी दुनिया के लोगों को कि आने वाले समय में 2030 तक जो जल की स्थिति है बड़ी विकट रहने वाली है, और जो वर्षा का अनुपात होता है आने का, वो धीरे धीरे जिस तरीके से कम हो रहा है, उससे ये लगने लगा है कि आने वाले जो आगामी 5 साल है उसके अंदर वर्षा जो है बहुत कमी के रूप में आएगी भारत के अंदर। और उसके साथ ही जो अन्य कारक है जल से संबंधित, जैसे भूगर्भ का तापमान है, तो आप देखिए ये भी एक जो अभी नया रिसर्च हुआ था ब्रिटेन में, उसमें निकल करके सामने है कि आगामी जो 5 साल है 2018 से मान लीजिए उसको, 18 से और 23-24 तक के, उनके अंदर विगत 150 वर्षों से ज्यादा जल संकट आएगा। धरती का जो तापमान है वो तेजी से बढ़ रहा है और लगभग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5% तक जो है वो डिग्री तक, 1.5 डिग्री तक जो है वो तापमान बढ़ने की पूरी संभावना है। तो इसको देखते हुए जो तमाम तरह के हमारे तालाब है, नदियां हैं, वो पहले से सूखे पड़े और जिनमें थोड़ा बहुत पानी है तो उनके भी सूखने के आसार है। इसके साथ ही जो भूजल पानी है, भूजल वाटर है, वो तेजी से समाप्त होता जा रहा है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि बात सही है कि 1.5 दशक से आगाह किया जा रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। स्टिकर का विमोचन होता है, पोस्टर जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैं शील जी आपके पास आना चाहूंगा। राजनीतिक दल, मैं तो कहूंगा हर व्यक्ति, मैं भी उसके लिए जिम्मेदार हूं, आप भी हैं, सूरज जी भी हैं, तमाम दर्शक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम कितने अवेयर हैं? और सरकारें किसी भी प्रेशर में अनाप शनाप कहीं पे पानी जा रहा है, कहीं पीने का पानी नहीं है, तो ये मैनेज करने में विफल क्यों रहे? देखिए योगेंद्र जी, मैं इनकी सोनी जी की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं कि लोगों ने, वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की, अगर भविष्य में कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ वो पानी तो के लिए होगा। तो परिस्थितियां कुछ ऐसी लग रही हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने इस समस्या को सबसे पहले जो समझा, वैसे तो औरों ने भी समझा, लेकिन जो महत्व सबसे इम्पोर्टेंस दिया उसमें जल शक्ति विभाग पृथक से किया ताकि इसके महत्व को आंका जा सके। जहां तक सरकारों की बात मैं करूं तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी 2013 से लेकर 2018 तक 17,223 करोड़ पेयजल योजना के लिए उन्होंने स्वीकृत किए, और जबकि इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 12,223 करोड़ रुपए उसमें करे, लेकिन पूरे उसमें लग नहीं पाए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास किया कि जितने भी कुएं हैं, बावड़ियां हैं, या जो गांव में जो पोखर हैं और जो पॉन्ड्स खड्डे हैं, उन सबको रेनोवेट करने का प्रयास किया, और बहुत ज्यादा से ज्यादा बजट इस प्रयास में दिया गया कि जब भी वर्षा आए तो जल संरक्षण हो सके।
और इसके साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी कंपलसरी कर दिया कि जब भी कोई नक्शे नए मकान के स्वीकृत हो वो तभी हो जब उनमें वाटर हार्वेस्टिंग का किया जाए। लेकिन ये प्रयास फिर भी नाकाफी हैं, क्योंकि जिस तरह से बारिश की भी कमी हो रही है और जिस तरह से जो अवैध रूप से जो जल का दोहन हो रहा है और जिस तरह से लोग मिसयूज कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। अभी नई सरकार आई है, मुझे लगता नहीं अभी कुछ ऐसा उन्होंने कोई सामने इम्प्लीमेंट होता नजर नहीं आ रहा। चलिए, ये तो मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे। केवल एक जगह पे मैं तो ये कह रहा हूं कि तमाम गवर्नमेंट जो पिछले 20 साल से जो भी रहे हैं सब इसके लिए दोषी हैं। कहीं प्रेशर आया, किसी का राजनीतिक प्रेशर, प्रशासनिक प्रेशर, तो उसमें कर दिया गया कि चलिए इस साइड में पानी कर दीजिए। आपके बीसलपुर योजना का जो ब्लूप्रिंट बना वो भी इसी दिशा में बना है। जिस रूट से निकल रहे कि वहां की कॉलोनियों को छोड़ दिया गया, जहां पहले से पानी आ रहा था वहां छोड़ दे, उसको पहले देना शुरू कर दिया। तो ये जो अनदेखी की गई है, अब ये कहा यह जाता है कि वाटर हार्वेस्टिंग को अक्सर से इसकी पालना की जाएगी। मुझे ये बता दीजिए साहब, राजनीतिक दलों के बड़े बड़े कार्यालय हैं, गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मुझे एक इमारत का आप वो दे दीजिए कि हाँ साहब इस इमारत के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग के पानी से पूरे साल का काम चलाते। मुझे एक बिल्डिंग बता दीजिए जयपुर में। हमारे राजधानी की ये पोजीशन होगी तो दूसरी जगह क्या हालत होगी? नहीं योगेंद्र जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जिस तरह से ऑर्डर्स पास किए गए, जिस तरह से ये तो देखा ही नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल मॉनिटरिंग ऑफिसर्स, ये कहना चाहिए कि ऑफिसर्स ने लापरवाही बरती और नक्शे बिल्कुल, जबकि कंपलसरी एक लॉज बना रखा था कि हार्वेस्टिंग हो तभी आप उसको स्वीकृत करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये अपने जो पृथ्वीराज नगर के जितने भी जो नियमन हुआ था उसमें भी ये शर्त रखी, पैसे भी ले लिए सरकार, गवर्नमेंट ने पैसे भी उसके 50-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, लेकिन पानी की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, देखिए आपकी गवर्नमेंट रही, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान भी शुरू किया, दावा यह किया गया कि इतने परसेंटेज तक पानी बढ़ गया है। साहब उस समय पानी बढ़ा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद तो रेन सीजन आया ही नहीं। वसुंधरा जी के कार्यकाल को खत्म होने के बाद तो अब तो वर्षा ऋतु तो अब आएगी, तो इतनी जल्दी उसका समस्या क्यों खड़ी हो गई? वो जो आप लोगों ने बनाए होंगे उस वक्त वाटर सेट्स या जो भी, वो तो काम कर रही होंगी आज भी। क्यों पोजिशन है? जिन जगह का दावा किया गया आज वहां के हालात ये हैं, लोग कहते हैं कि साहब पानी ना पहले था ना आज, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो? यह तो नहीं हुआ कि वसुंधरा जी के साथ साथ पानी भी चला गया। नहीं, पानी चला नहीं गया। देखिए मैं कह सकता हूँ उन्होंने अच्छे प्रयास किए, लेकिन दावे जो किए जा रहे थे, नहीं देखिए कि जहाँ पर वो खुदाई भी की, बावड़िया कुओं का सफाई हुई। नहीं देखिए पानी भी आया उनमें। आपको मैं बताऊं, इसके दूदू के पास में एक गांव है, वो स्पेशली वहां के लोगों इस बात का आभार जताया था उन्होंने। मैं ये नहीं कह रहा, पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सरकारी आंकड़े जो सामने दिए, ये आंकड़े वैसे ही हैं जैसे जयपुर के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम काम कर रहा है। मैं सूरज जी के पास जाना चाहूंगा। सूरज जी, किसी भी सरकार की नियत में खोट नहीं होता है, वो करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां सवाल सिर्फ इतना सा उठता है कि जो चीजें दिखाई जाती हैं उसकी तस्वीर कुछ अलग होती है और दूसरी तस्वीर अलग होती है। निश्चित तौर पे आंकड़े दिखाए जाते हैं वो पूर्णतः कागजी आंकड़े होते हैं और कागजी कर्मकांड को पूरा करते हैं। और उनकी, जैसे आप मान लीजिए कि सरकारी अभियान चला और वो नदी, तालाब और जो बावड़िया, उनकी सफाई का अभियान चलता है या उनका संरक्षण का अभियान चलता है या उनमें पुनर्निर्माण का अभियान चलता है, तो आप तय मान के चलिए कि वहां पे जो होने वाला काम है मौके पे, ग्राउंड पे, वो कागजों से लगभग आधा दूर रहेगा। वो आधा जो है वो काम तो कागजों में अधिक होगा और आधा ग्राउंड पे होगा। और ग्राउंड पे भी सरकारी काम जो है वो केवल सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, इनके द्वारा तो होता है, तो इसलिए वो केवल सरकारी रह जाता है। अगर वही काम क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर के, जल संरक्षण में क्षेत्र में लगे लोगों को साथ में लेकर के जन सेवा की तरह से कराया जाए तो वो सरकारी काम असरकारी होगा और उसका परिणाम भी आएगा योगेंद्र जी। लेकिन होता क्या है, सरकारी लौजामा जाता है और कुछ दिनों के लिए काम करके अपनी तीसरी पूरी कर लेता है और उसके आधार पे कागजों में जो तालाब है मौके वो तालाब भी नहीं होते। जयपुर शहर के अंदर जो अभियान चला था उस समय जयपुर शहर के अंदर नगर निगम सीमा के अंदर 14 बावड़ियों की खोज की गई थी
जब हम मौके पे गए तो उनमें से 2 बावड़ियां मौके पे थी ही नहीं, गायब हो गई। वो लोगों ने उनपे एनक्रोचमेंट करके मकान बना लिए। तो लेकिन जब काम हुआ तो 14 के 14 बावड़ियों के ब्लूप्रिंट्स दे दिए गए कि इनमें काम हो गया। तो इस तरह के काम होते हैं। दूसरी ओर आप देखिए कि हमारी जो भौतिकवादी लालसा भरी सोच है, उसने हमारे तालाबों को, हमारे पोखर को, हमारी बावड़ियों को और हमारे जो जल स्रोत थे, प्राकृतिक थे, परंपरागत थे, उनको नष्ट कर दिया है, समूल नष्ट कर दिया है। राजस्थान मैं कह रहा हूं, मैंने जो शीलदा भाई जी से सवाल किया, मैं ये नहीं कह रहा कि वसुंधरा जी के प्रयास पे मैं कोई सवाल करूं, बिल्कुल नहीं। प्रयास किया, उन्होंने अच्छा काम भी किया। यह मॉनिटरिंग का अभाव होता है। सरकारी लवाजमा जो रिपोर्ट्स देता है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उसकी बारीकी के साथ में मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जांच जरूर होनी चाहिए, वास्तव में सच्चाई है कि नहीं है। मिशन बहुत अच्छा, और आज क्या कल भी हो, कोई भी आए, पानी को अगर इस तरह से नहीं संवारना शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। रेन वाटर व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज ये जाता है तो इसका मतलब हमारी टेक्नोलॉजी आज भी हमारे पास में कुछ नहीं है। हम इतने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, विकसित राष्ट्रों में शामिल होने की बात करते हैं, लेकिन हम तो विकासशीलता के पूरे पैरामीटर भी नहीं कर पा रहे, उसी पे पूरा खरा नहीं उतर पा रहे हैं। अगर आज पानी की चिंता मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे मैं जहां पे ग्रीनरी है, नदी वाले क्षेत्र हैं, वहां भी पानी का हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन चिंता का विषय है ये शीलदा भाई जी कि हम समय के साथ में नहीं चेत रहे। एक मिशन के रूप में कहा तो जाता है, लेकिन आज कोई राजनीतिक दल हो, मिशन वोट होता है और उसका लक्ष्य सिर्फ एक जीत होती है ताकि हम सत्ता की कुर्सी पर बैठ सकें। आप लोगों का सोशल सेक्टर में भी काम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि केवल राजनीतिक दल, मैं कहूंगा मीडिया भी होना चाहिए। एक आम जागरूक जो दर्शक है, इस देश का नागरिक है, समाज का नागरिक है, उसको भी इस बात में 2 कदम आगे बढ़ाई जानी चाहिए। तो समय के साथ आप लोगों को तो कम से कम इस पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ, वास्तव में ये कुछ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे विधानसभा में पेश की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, उसमें और सच्चाई में बहुत अंतर है। नहीं, देखिए, आपको याद होगा योधन जी, जब अटल बिहारी सरकार थी उस टाइम नदी से नदी जोड़ने की परियोजना लागू की गई थी, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस 10 साल तक रही, कांग्रेस की सरकार, उन्होंने इस योजना को बिल्कुल खड्डे में ही डाल दिया, उस पर कोई काम भी नहीं किया। अब जैसे अब मैं जयपुर की बात करूं, रामगढ़ जो एक बहुत बड़ा पानी का सोर्स होता था, उस पर कई सरकार आई, मैं खाली इसी की नहीं कह रही, कितने लोग आए, उस पर एनक्रोचमेंट होते गए और अल्टीमेटली ये हुआ कि वो बिल्कुल तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये दखल एक तरह का लापरवाही रही, ये लापरवाही, दखल जिस तरह का दबाव होता है उसी के। चलिए, रामकेश जी मीणा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विधानसभा का भी एक्सपीरियंस है। एमएलए साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पानी एक बड़ी चिंता है, आपकी भी चिंता है, मेरी भी चिंता है, अपने परिवार के लोगों की भी चिंता है, लेकिन जो दिखाई देता है कि ये प्रकृति की देन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंसानी लापरवाही भी इसमें साफ दिखाई देती है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ मेरे को ये कहना है कि जिस तरह का अभी सरकारों का जो काम करने का तरीका रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन जिस स्तर पर पानी के संरक्षण की योजना सरकारों को बनानी चाहिए थी, वो सही ढंग से और उचित स्तर पर वो काम हो नहीं पाया, और उसी का नतीजा है कि आज हर जगह पानी की समस्या हम लोग देख रहे हैं, पानी की किल्लत देख रहे हैं। बहुत पहले सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था। जो ट्रेडिशनल जो सोर्स थे, परंपरागत सोर्स है पानी के, उनको सहेजना, उनका संरक्षण करना। हालांकि हर सरकार ने, दोनों ही सरकारों ने इस तरफ काम किया, लेकिन वो पर्याप्त काम नहीं है। सरकारों को अभी भी इस तरफ बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अभी 2008 से 2013 गहलोत साहब की सरकार रही, उस समय पानी की तरफ बहुत ध्यान दिया गया था, और अभी भी आपने देखा होगा कि ब्रह्मणी पर जो काम अभी चल रहा है, उसकी योजना बन रही है, वो भी एक सार्थक प्रयास है, और वो प्रयास निश्चित रूप से रंग लाएगा। जयपुर के लिए बहुत सार्थक प्रयास वो जो है साबित होगा, मेरा ऐसा मानना है। और वो अगर
बीसलपुर से जुड़ करके और पानी की क्षमता अगर बढ़ती है तो निश्चित रूप से जयपुर में पीने के पानी की समस्या से निजात हम लोग पा सकते हैं। और राजस्थान के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं वो इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और जल्दी ही आपको ये देखने को मिलेगा कि वो योजना साकार होगी और जयपुर में बीसलपुर के माध्यम से अच्छा पानी और ज्यादा तादाद में पानी हम लोग ले सकेंगे। मेरा एक सवाल है साहब, आप तो सिस्टम में जुड़े रहे हैं, कोई भी सरकार हो, मैं उनके प्रयासों पे, नियत पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ इस तरह की गुंजाइशें दिखाई देती है जिसपे सवाल खड़ा होना लाजमी है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए राजस्थान में, जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किए, एक दबाव भी डाला गया कि इतने वर्ग फीट का अगर मकान है या अगर वर्ग गज का प्लॉट है तो उसके ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप प्राइवेट प्रॉपर्टीज तो छोड़िए, आप एक सरकारी इमारत ऐसी नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि हाँ पूरे 12 महीने इसका पानी हम काम में लेते हैं। जी जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। वाटर हार्वेस्टिंग का जो काम है वो भी बहुत तेजी से उसको आगे बढ़ाना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए। हर जो प्राइवेट सेक्टर में कोई मकान बन रहा है, सरकारी स्तर पर कोई मकान बन रहा है, वो बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसमें इसको लागू करना चाहिए। और ये अगर हम लोग कर पाते हैं तो निश्चित रूप से पानी को सहेजने के मामले में एक बहुत बड़ा ये भी कदम जो है अच्छा साबित होगा और इससे भी भूजल को हम बहुत बढ़ा सकते हैं, उसको संरक्षण कर सकते हैं और बरसात के पानी का जो दुरुपयोग होता है उसका सदुपयोग हम लोग कर सकते हैं। ये सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए। जी, मैं सूरज जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार। वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल नाम भी अच्छा लगा था हमें और लगता भी था कि हाँ ये होगा काम, लोगों ने किया भी। कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जिसपे हमने गौर ही नहीं फरमाया, विकास के नाम पर उसकी बलि ले ली गई, इतने पेड़ काट दिए जाते हैं, लगाए ऐसे पेड़ जाते हैं कि हवा के झोंके में नीचे हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों नहीं किया जाता, कभी किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? हाईवे दिल्ली जयपुर बना, अजमेर जयपुर बना, कितने हाईवे बनते हैं, बड़े बड़े दरख्त काट तो दिए जाते हैं लेकिन लगाए जाते हैं वहां ऐसे झाड़ियां कि आप देखिए उसमें इंसान बैठ भी नहीं सकता। तो ये ध्यान क्यों नहीं दिया सरकारों ने समय से? देखिए योगेंद्र जी, मैंने पहले भी एक बार आपके चैनल पे कहा था कि ये जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत है, प्राकृतिक वन है, प्राकृतिक पेड़ है, वन्य जीव है, चूंकि ये चुनावी कर्मकांड का हिस्सा नहीं होते, इसलिए सरकारों के द्वारा जो पॉलिटिकल दलों द्वारा संचालित होती है, इस इशू को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है और ये विषय बिल्कुल दूर होता है। जब हम संकट में होते हैं, जब हमको इनकी आवश्यकता होती है तो हमको याद जरूर आती है, लेकिन हम करते वही है जो पॉलिटिकल रूप से लोगों की अपेक्षाएं होती है, केवल उनको शांत करने का प्रयास करते हैं और उसका परिणाम है कि आप देखिए राजस्थान के जो परंपरागत जल स्रोत है वो लुप्त होते जा रहे हैं। योगेंद्र जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1964 से पहले राजस्थान के अंदर लगभग 1.5 लाख तालाब थे, बावड़ियां थी, पोखर थे। आज आप देखिए गांव गांव के अंदर जो जमीनें थी, किस्म थी उनकी, वो किस्म थी या तो गोचर थी या सवाईचक थी। लेकिन जब पंचायतें बनी और शहरों के अंदर यूआईटी बनी, जयपुर जोधपुर के अंदर जेडीए बना, तब वो तमाम गांवों की जमीनें जिन पे तालाब थे, पोखर थी, नदियां थी, वे किस्म उनकी गोचर थी और गोचर जमीनें विलोपित करके सरकारों ने काम में ले ली, लोगों को प्लॉट आवंटित कर दिए, सरकारी संस्थाओं को और अपने चहेतों की संस्थाओं को उन जमीनों को अलॉटमेंट कर दिया और उनके अभाव के चलते हुए तालाब नदियां साफ कर दिए लोगों ने। तो अब सिमट करके जो 2011 में देखा गया, उनमें से आधे भी तालाब राजस्थान के अंदर नहीं है, आधे भी पोखर नहीं है। तो सारे जितने भी, आप जयपुर की बात करें तो 15वीं शताब्दी में बना हुआ आकेड़ा डैम है, बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। 18वीं शताब्दी में बना हुआ जो रामगढ़ बांध है, कालक बांध है, ये बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। और रामगढ़ बांध की तो आप बात देखिए कि 1981 में इतना पानी आया था वहां पे कि सारे गेट खोलने के बाद भी पूरा जो है चद्दर वहां पे चली थी। और 1982 में नौकायन का जो एशियाड हुआ आज एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा हो। तो ये हालात पूरे राजस्थान के, जयपुर की नहीं है। इसमें भी कमोबस हालात जो ये है कि सारी जो नदियां और तालाब है उनके अंदर हमने कंक्रीट के जंगल तैयार कर दिए। आपने पेड़ काटने की बात कही अभी, तो राजस्थान में 2011 में हम हाईकोर्ट में ले गए थे कि 2 हाईवेज के ऊपर 27,000 पेड़ काटे गए थे। हाईकोर्ट ने आदेश दिया
एनजीटी ने आदेश दिए जब बाद में गए कि इनके बदले में एक के बदले में 3 पेड़ लगाए जाए और सिगर लगाया जाए, तो हाईवे अथॉरिटी ने वो पैसा कैंपा में डाल दिया, लेकिन ग्राउंड पे पेड़ नहीं लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जहां पेड़ लगे वहां हमने भौतिक सत्यापन किया तो हमने पाया कि वो पेड़ नहीं थे, उनकी किस्म झाड़ियों की थी, और एक जगह तो रतन जोत के और कंडीर के पौधे लगा करके और पेड़ों में गिनती करा दी गई। तो ये जो सरकारी सिस्टम जिस तरीके से काम करता है, इस पर मॉनिटरिंग या तो पॉलिटिकल पार्टियां करें या सरकार करे, या जो विल पावर सरकारों में होती है उस तरीके से काम करेंगे तो ग्राउंड पे काम हो पाएगा। नहीं तो केवल झाड़ियां लगा करके, पौधे लगा करके पेड़ों की गिनती करा देंगे और पर्यावरण को और जल संरक्षण को खतरे में डाल देंगे। मैं एक बार एमएलए साहब के पास जाना चाहूंगा। मीना साहब, यहां मेरा जो सवाल था कि लापरवाही सरकारी स्तर पे भी कम नहीं रही। देखिए, इतना पानी तो बरसता है हर साल, चाहे कितने भी कैसे भी आंकड़े आते हो, अगर उसको संजोज करके रखें हम, तो मुझे लगता है कि राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो भी हो सकता है कुछ जगह पे बरसात नहीं आती हो, लेकिन फिर भी पानी इतना गिरता है कि उसको हम बहते पानी को संभाल के रखें तो शायद जरूरतें पूरी हो सकती हैं। आज तक हमारा सिस्टम नहीं है कि यहां अगर ज्यादा पानी गिर रहा है वहां कम है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। ठीक बात है, लेकिन राजस्थान में आपको अच्छी तरह पता है, राजस्थान में भौगोलिक स्थिति से राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है और बरसात के हिसाब से हमेशा से यहाँ पानी की बहुत किल्लत रही है। लेकिन अब जब सरकारों की तरफ से ये काम जो होना था बहुत पहले, जिसको जो प्रयास जो करने थे उनमें हम लोगों से चूक हुई है, और मैं कहता हूं कि वो जो समय निकल गया उसके बावजूद भी आज भी हमको सचेत होकर के और आगे की चिंता करनी चाहिए, वर्षा के जल संरक्षण का काम करना चाहिए। जो भी सरकारें हैं उनको करना चाहिए, पानी का सहेजने का काम करना चाहिए। अगर हम लोगों ने अभी भी देर की तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में राजस्थान में बहुत बड़ी किल्लत पानी की हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा इसके साथ साथ कि अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह निर्देश दिए हुए हैं, जिला परिषदों के माध्यम से और महानरेगा के माध्यम से गांव गांव में तालाबों की खुदाई हो रही है, तालाबों को गहरा कराया जा रहा है, पानी को सहेजने का संरक्षण का काम बड़े युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम तो बड़े स्तर पर हो रहा है, लेकिन और बड़ी तादाद में होना चाहिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल। तो चलिए, मुद्दा एक ऐसा है कि जिसपे केवल सरकारों के भरोसे नहीं, आप और हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। केवल एक सिस्टम को कोसे ये भी उचित नहीं होगा। बात सही है कि जहां पर सरकारी मशीनरी काम कर सकती है वो आप और हम नहीं कर सकते, लेकिन कई ऐसे महापुरुषों की कहानी आज भी सुनी जाती है कि जुनूनवात अपने गांव को पानी से बिल्कुल तरबतर कर दिया उन्होंने। तो कोशिश करिए कि पानी का एक एक गिलास हम संभाल करके रखें, क्योंकि आज अगर आप संभाल के रखेंगे तो कल के आपकी चिंताएं दूर होंगी। ये वैसी बचत है जो कहा जाता है कि आज की बचत कल की मुस्कान। अब तो पैसे से ज्यादा पानी को बचाइए आप, ये मुझे लगता है कि एक भविष्य की चिंता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।